युग कहते हैं। तिलक को जब गांधी ने बड़े लोकनायक के रूप में देखा था, तो उस दौर की राजनीति के जो मूल्य थे, उन मूल्यों का सीधा प्रतिबिंब जो इसकी भूमिका में भी, सोजे वतन की भूमिका में प्रेमचंद यही कहते हैं कि हर एक मुल्क का जो साहित्य है वहां की सच्ची तस्वीर है। जैसे समाज बदल रहा है, जैसे राजनीति बदल रही है, साहित्य के तेवर, साहित्य का जो संस्कार है वो भी बदलेगा। इस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, प्रेमचंद अपने आरंभिक लेखन में नायकों को तलाशते हैं, लेकिन नायकों की यह तलाश, इश्क दुनिया और हुब्बे वतन कहानी की बात करें, उसमें एक बड़ा सूक्ष्म संकेत देते हैं प्रेमचंद की मैजनी बार बार इटली लौटना चाहता है, इसलिए लौटना चाहता है ताकि वहां से एक कौमी अखबार निकाले, और कौमी अखबार इसलिए निकाले ताकि वहां की जनता का प्रशिक्षण कर सके। आजादी केवल बड़े नायकों के सहारे नहीं पाई जा सकती, ये प्रेमचंद मानते हैं। जब राणा प्रताप लेख लिखते हैं तब भी वे मानते हैं, और वे जब खुद अपने जीवन में कहते हैं कि मैं जमाना को इस शक्ल में देखना चाहता हूं, तो वहां भी उनकी यही इच्छा थी कि केवल बड़े नामों के सहारे, बड़े नायकों के सहारे, राणा प्रताप के नाम के साथ या गरीबाल्डी के नाम के साथ या मैजनी के नाम के साथ आप आजादी की लड़ाई को लंबी लड़ाई के रूप में नहीं बदल सकते। तो जिस तरह से गांधी के आने के साथ, गांधी अचानक नहीं आते, गांधी ने जो काम उनसे पहले तिलक कर चुके हैं उसे आधार बना करके अपने आप को तैयार करते हैं, और एक अच्छे सिपाही की तरह उनके टूल्स अलग होते हैं, उनके हथियार अलग होते हैं गांधी के। वे संवाद में विश्वास करते हैं। तो राष्ट्रवाद की यह भूमिका गायब नहीं हो जाती। हम कहेंगे हमें इस रूप में देखना चाहिए कि प्रेमचंद के आगे के लेखन में वह राष्ट्रवाद अधिक जनोन्मुख होते जाता है, अधिक संवाद धर्मी होता जाता है। इसको एक और कहानी 1914 में जो उनकी पहली हिंदी कहानी परीक्षा, उसके माध्यम से समझना चाहिए। कहानी क्या हम सभी जानते हैं, दीवान कैसा हो भाई, हमारा नायक, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो? वह हो जो गरीबों की मदद करे, जो खुद चोट खा करके भी आपकी गाड़ी को बाहर निकाल ले। और उस कहानी को बहुत यदि थोड़ी सावधानी से पढ़िएगा, आपको लग जाएगा आपकी आज की राजनीति में जो आपके जो राजनैतिक वर्ग आपका है, उसका पूरा कैरिकेचर वहां मिल जाएगा। अंदर से कुछ करेंगे, बाहर से कुछ और दिखाते हैं। जो चरित्र का ढोंग है उस पर टिप्पणी है वह कहानी। प्रेमचंद अपने तरीके से, उन्हें लगता है कि जैसे आरंभिक लेखन में आपको बहुत दलित पात्र भी नहीं मिलेंगे, एकाध कहानी, एकाध संदर्भ छोड़ करके कोशिश कर रहे हैं प्रेमचंद कि यह जो मॉडल है, नकार करके नहीं बल्कि इसको स्वीकार करके इसकी ताकत के सहारे आगे की यात्रा। नकारना कभी प्रेमचंद, और हम लोग यही गलत कर, प्रेमचंद के अध्ययन में यही गलती कर जाते हैं कि हमें लगता है कि प्रेमचंद उस पूरे दौर को नकार चुके होते हैं। मैं एक संदर्भ जरूर देना चाहूंगा। बार बार प्रेमचंद प्रसाद की जब तुलना की जाती है और ये उद्धृत किया जाता है कि प्रेमचंद ने प्रसाद जी को कहा कि आप गरे मुर्दे क्यों खा रहे हैं। ये 1928 का प्रसंग है, स्कंदगुप्त पर लिखा था। मित्रों, हमने कहा ना आपको कि हमें 1928 का ही प्रेमचंद का पत्र देखिएगा उलट करके। प्रेमचंद से जब पूछा जाता है कि अपनी चर्चित कहानी, अपनी प्रिय कहानियां बताइए, प्रेमचंद ने जो नाम लिए उसमें एक रानी सारंधा भी है, एक कहानी सैर दरवेश भी है। ये मेरी प्रिय कहानियां। आखिरकार प्रेमचंद 1908 में ये कहने का साहस क्यों नहीं उठा पाती कि वे कहानियां बीते दौर की हैं? एक प्रिय प्रसंग हो सकता है, आप कह सकते हैं कि जबरदस्ती की खींचतान है, लेकिन आप प्रसाद जी के लिए अलग मानदंड रखते हैं, अपने लिए अलग मानदंड रखते हैं। तो ये प्रेमचंद के यहाँ इतने सरलीकृत ढंग से हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सर, कुछ सामाजिक कारण भी हो सकते हैं उस समय के, जो बिल्कुल हो सकते हैं। वही कहा कि वो जो पूरा समाज बदल रहा है, गांधी जिस तरह से संवाद करते हैं, अंतिम आदमी की बात करते हैं, घूमते हैं, और उसी के साथ देखिएगा कि परीक्षा के साथ ही कहानी के पात्र इनके बदलने शुरू हो जाते हैं। क्यों? आखिरकार वरदान का जो नायक है उस पर पूरी तरह से विवेकानंद की छाप दिखाई देगी। प्रेमाश्रम उपन्यास को ले,
जिसमें पहली बार कोई नायक नहीं आता, इलाका एक क्षेत्र वह नायक बनता है। तो 17-18 के आसपास जो समाज भी आपका बदल रहा है, आप देखेंगे कि जो 4-5 में जो भारत है, जिस तरह से उग्रपंथी राजनीति है, जो मदन लाल ढींगरा का समय है, खुदीराम बोस का समय है, 18-20 के आसपास उस तरह से आपके पास नहीं मिलते कोई नायक। सर एक प्रश्न हाँ, ये है कि पहले तो उनके उपन्यासों में, उनके लेखन में मुस्लिम पात्र रहा करते थे, या उर्दू शब्द का भी प्रयोग उर्दू में ही लिखा करते थे, तो मुस्लिम पात्र जाहिर सी बातें भी रहेंगे। लेकिन आगे ये मत कहिए ये मत कहिए, ठीक है जो भी है, लेकिन आगे में हम देखते हैं कि मुस्लिम पात्र नहीं आते। हाँ, इसका क्या? हामिद एक हामिद है, ठीक है सर, मिल जाएंगे। ठीक है कम से कम प्रेमचंद ने जितनी जगह दी है उतनी तो नहीं, सब जगह गोदान में भी, सर, सब गोदान जगह। में जैसे सर प्रेमचंद पे एक आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जो है समाज में जो मजदूर वर्ग जो है, जैसे उन्होंने कफन में जो है मजदूरों को जो है आलसी और असहाय करते, जैसे धर्मवीर जो है वो आरोप लगाते हैं कि वो जो है इस तरह के वो लेखक हैं, मतलब समाज में उन जो कामकाजी वर्ग हैं उस पर वो आरोप लगाते हैं कि वो आलसी है, निकम्मा है, कोई काम नहीं करता है। तो क्या सर ये इस तरह के माने आरोप क्या है, मतलब सही सिद्ध होता है प्रेमचंद पे? बड़ा भारी सवाल है, हम जैसे छोटे लोगों के लिए निर्णय कर पाना। हम सिर्फ यही कहेंगे कि कफन पर कोई भी बात करनी हो तो उसके उर्दू हिंदी टेक्स्ट दोनों को पढ़िए, उसके बाद कोई बात कीजिए। आखिरकार क्यों हिंदी पाठ में वह माधव हो जाता है, एक और घीसू है और दूसरी ओर माधव तो चलेगा, माधव क्यों हो जाता है? उर्दू भाषी प्रेमचंद उर्दू पाठ में लहास लिखते हैं, जो हमारे भोजपुरी भाई होंगे समझेंगे, हिंदी में वो लाश है। हम तो यही बस इसी अपेक्षा के साथ कि हम प्रेमचंद पर कोई बात करते हुए, खासतौर से वही रचनाएं जो उर्दू में पहले आई और बाद में हिंदी में आई, उनके जीवन काल में ही आ गई, उनकी तुलना बहुत जरूरी है उनके टेक्स्ट। आपका सवाल तुम बहस करते हैं और कोई बात? प्रेमचंद पर सर आमतौर पर ये कहा जाता है कि अपने पात्रों के प्रति बहुत निर्ममता से पेश आते हैं। जैसे कोई पात्र उन्हें कभी असहज लगा तो तुरंत उन्हें पानी में डुबो के मार दिए या कहीं मार देते हैं, अंत तक उन्हें नहीं ले जाते। सही कर रहे हैं। तो आप जैसे मुझे नॉवेल नहीं याद आ रहा सर, शायद प्रेमाश्रम में ही है कि जो नायक होता है सर, तो वो पहले शादी से पहले वो सास उसका सही कर रहे हैं करती है कि आपको प्रेम नहीं करना है अपने उससे प्रेमिका से, लेकिन जैसे ही नायक मर जाता है कहते हैं हाँ अब तुम प्रेम कर सकते हो, वो ठीक है। तो सर बिल्कुल सही कर, हम इस पे बात छूट गई है। देखिए इसको हम लोग जो मेरी अपनी समझ कह पा रही है उसको इस तरीके से देखें हम लोग कि कहानी कहने की जो टेक्निक्स है प्रेमचंद, ये प्रवृत्ति आप देखेंगे प्रेमाश्रम में है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ये प्रवृत्ति जो घटती जाती है। हमने बात की ना अभी इसके ये यही मेरा वतन है, खूब निराश है, एकदम घुटने पे माथा रख करके बैठा हुआ, अचानक वो गीत सुनता है। अब ये जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन में जो नायक है वो पहाड़ पे चढ़ गया है कि अब कूद करके जान दे देंगे, उसी से अचानक उन्हें कोई मिल जाता है। प्रेमचंद हम जानते हैं कि प्रेमचंद की जो ट्रेनिंग हुई है वो ट्रेनिंग हुई है दास्तानों की शैली में, खूब पढ़ा है वो 14-15 साल का लड़का नवल किशोर प्रेस से छपी हुई सारी चीजें पढ़ जाता है, बहुत सी चीजें पढ़ जाता है। वो जासूसी उपन्यास पढ़ता है, अंग्रेजी से अनुवाद पढ़ता है। इस पढ़ाई ने प्रेमचंद की किस्सा गोई पर बहुत असर डाला। वो असर इस रूप में डाला है कि कहानी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस आगे बढ़ाने में उनके यहाँ अचानक एक बड़ा तत्व है, कैसे कहानी को मोड़ना है, आगे बढ़ाना है। तो लीजिए एक घटना पैदा करना, ये घटना पैदा करने की प्रवृत्ति प्रेमचंद जैसे से आगे बढ़ते हैं कमती, खत्म नहीं होती, कमती जाती है। कफन में आप उस तरह से घटना नहीं देखेंगे, घटना की घटना पैदा किया जा रहा है, लेकिन आप उसी दौर की कहानी लीजिए, कातिल की माँ, घटना पैदा करें। जहां जहां घटना पैदा करेंगे वे इस तरह की जो कुतूहल है या कुछ नई चीजें, ये समस्या दिखाई देती है प्रेमचंद में। मेरी बात पहुंच पा रही है?
मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है, कहानी कहने के लिए जो अचानक तत्व या घटना का जो प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रेमचंद देखिएगा, प्रेमचंद कई बार अपने पत्रों में कहते हैं कि मैं घटनाओं का कहानीकार नहीं बनना चाहता, मुझे मानव मन का कहानीकार बनना है। और उनकी सबसे बड़ी हसरत यही है कि जो आपकी कहानी, आपकी जिंदगी आपकी कहानी बन जाए। तो प्रेमचंद वहां तक पहुंचना चाहते थे, जहां वे मन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं वहां ये समस्या नहीं दिखाई देती। जहां लगता है कि मन तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, घटना को जन्म देती है, वो यह समस्या होती है। सर जैसे वो लगभग जो प्रेम का रूप मानते हैं वो लास्ट तक प्रेम का मतलब परिणित नहीं करते हैं, किसी पात्र को मार देते हैं। जैसे आप सर उसमें निर्मला में देखिए जो अनमेल विवाह हुआ था, जो लड़के से उसका भी था लेकिन लड़के को अचानक मार दिया। प्रेमाश्रम में भी इसी तरह करते हैं सर। तो उनका यही है सर कि मतलब जैसे उनको लगता है कि कोई पात्र हमें कहानी में अच्छा नहीं लग रहा तो उसको तुरंत मार दें। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए तो खुद का नहीं। आशुतोष तुम्हारे समर्थन में और हमारी रक्षा में मैं आई। खैर इसकी जरूरत आपको नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस बात की बधाई दूँ कि बहुत ही शोध करके बहुत सारी ऐसी बातें जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद दूँ। सब यही समझते हैं कि प्रेमचंद को हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म बातें होती हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता है। और आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे इसकी आशा से कि आप इस पर ज़रूर काम कीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से एक व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति पर उलझ जाते हैं सब, तो प्रेमचंद क्या लिखना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, इस पर अगर बहस कम हो और जो उनका टेक्स्ट है वो, उससे हमें ये पता चलता है कि समाज या उस समय कैसा है। मूलतः बात यह है कि एक व्यक्ति जो लिख सकता है वो हमें दे रहा है कि वो समाज, मनुष्य का समाज कैसा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अक्सर बड़ी संगोष्ठियों में भी कभी निराला की संगोष्ठी हो रही है, किसी की हो रही है, तो वो व्यक्तिगत स्तर पर उलझ जाते हैं कि निराला ये सोचे थे, निराला अच्छे थे, बुरे थे, आप ये इनको ये देखिए, वो देखिए। कृति उनकी आ गई, वो महत्वपूर्ण हो जाती। वहाँ से फिर आप क्या क्या देखते हैं और क्या क्या प्राप्त करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक शोध किस तरह से आशुतोष जी ने एक सूक्ष्म दृष्टि से अपनी एक असफल साक्षात्कार से उनको जो जिसे मैं कहूँगी कि एक ईंधन आपको उससे मिला कि हमेशा हर चीज़ जिसे आप सफल मानते हैं उसकी सफलता बहुत समय बाद हमें उसका अर्थ, प्रयोजन, सब कुछ बाद में उस अर्थ में नहीं मिलता जिस अर्थ में हम देखते हैं उसे कि आज आपने ये सफलता हासिल कर ली तो आप सफल। अगर आप उस वक्त सफल हो जाते तो शायद इन पर ध्यान नहीं जाता। तो दो चीज़ें मैं इसके लिए आपको बधाई दूँगी कि बहुत बहुत बधाई। एक युवा चिंतक जैसा होना चाहिए और हम यही आशा आप सबसे भी करते हैं कि आपसे बहुत बड़े नहीं हैं और जिस सूक्ष्म दृष्टि से किसी चीज़ को वो देख रहे हैं। तो बस यही एक और सुझाव था कि आप ये आलोचकों के वो अंश हैं जो आपको व्यक्तिगत स्तर पर उलझा देंगे। दिल्ली में यही चलता है। तो आपकी ये जो क्षमता है, पाठ को देखने की क्षमता है, उस पाठ के स्रोत को ढूंढने की जो क्षमता है, उस तरफ आपकी जो दृष्टि जा रही है, ये और पैनी हो, ये हमारी आशा है। तो आप भी प्रेमचंद सेवा सदन बना देते, क्या आप इसको स्वीकार कर लेंगे? जब वो अगर समाधान दे देंगे तो फिर तो वो रचना ही नहीं, और समाधान वो जैसा है वो आज आप एक स्क्रीन पे जिस तरह से लार्जर देन लाइफ एक बात होती है और दूसरी है जो यथार्थ, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ थिंग्स,
है ना, दो अलग चीजें। वो जो रियलिस्टिक एक दृश्य आपके सामने घीसू और माधव को लेकर आप और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं आप, तो बस वो है तो है, क्यों है वो उस पर हम बाद में सोचते हैं। प्रेमचंद क्यों सोचेंगे, या प्रेमचंद अगर सोच भी रहे हैं तो अगर वो सोच के लिखते तो आलोचना लिखते, कहानी थोड़ी लिखते। ठीक है, तो एक ऐसी कृतियां हमारे पास हैं जो आप बारंबार उसकी तरफ एक पाठक के तौर पर जुड़ते हैं, तो आप क्या जान रहे हो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो समाज में हमें खटक रही थी, इसीलिए प्रेमचंद उनको मार देते हैं। दूसरी बात है कि कोई और समाधान है ही नहीं, और ये सच है कि सचमुच समाज में जिनका समाधान नहीं होता है, क्या उनको आत्महत्या नहीं करते? क्या इसके कारण हम हमारे आसपास के भी सब पात्र नहीं है, जैसे कि वो कह रही थी कि सिर मुना लो, एक विधवा को ऐसे नहीं रहना चाहिए, अल्टीमेटम अंडरलाइन है ना। तो बहुत कुछ बदला नहीं है, आज भी पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो उसी तरह के उसी माहौल में वैसे ही पनप रहा है, और जो कुछ भी बदलेगा यही जो वर्ग है वही बदलेगा। और इस वक्त विदेशी ब्रांडेड चीज़ों की तरफ ज़्यादा मोह सबका है, शॉपिंग मॉल्स की तरफ सबका मोह है, और जितनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आप वही बढ़ना चाहते हैं। तो जो बात हो रही थी कि निचले तबके के जो व्यक्ति हैं वो कहाँ पहुँचे, अपनी खेती अपना वतन जो ढूंढ रहे थे, ये तो मेरा वतन है ही नहीं, तो वतन कहाँ ढूंढे? वो आवाज़ें, वो सारा माहौल, लेकिन उसी माहौल में फिर प्रेमचंद खुद कह रहे हैं कि ये तो नरक है। तो वो विवेक, क्या हमारा वतन है, क्या है जो 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 हमें इसके बीच में ऐसी बातें हैं जो कांटे बन गए हैं, तो आप हूबहू वही स्थिति तो चाहते नहीं, तो फिर कौन सी स्थिति है जिसे आपको बनानी है? जो उपलब्ध है, क्या उसमें से ऐसा कुछ है जो सब कुछ आप उसको लें? तो गांधी इस पे सोच रहे थे, कहा था गांधी की सोच को अगर हम गांधी को हटा दें तो वो जो हमारे पास सोच है उसको देखिए, तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। सारी बातों को अभी जोड़ना है, अभी खंड खंड पाखंड, जैसे अभी भी हम खंड खंड में सोच रहे हैं कि हमारा दलित विमर्श अलग है, दूसरा साहित्य अलग है, ये साहित्य अलग है। कहीं ना कहीं एक सामंजस्य और एक जुड़ाव जो सोच में, एक दूसरे के विरोध में खड़े होना उसका पहला कदम है, तो संवाद उत्पन्न होगा दूसरा कदम है, और उसके बाद जो भी आएगा, तो जो भी हमारी बुरी या जो बातें हैं दोनों तरफ से वो हटेंगी, तो पानी साफ होगा। पुराने पोखर में आप जितना ही नया जल डालें, वो ताज़ा पानी हमें नहीं मिलेगा, वो पोखर पूरी तरह से खाली कर पाएंगे। तो मैं आशुतोष को और प्रमोद को बधाई दूंगी कि जो चिंतन है, अभी तक तो आपके बीच में खलबली उत्पन्न हो जानी थी, जो शुरू तो हो गई थी, तो और ये शायद आपको छोड़ेंगे भी नहीं बाद में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हमारा एक दूसरा व्याख्यान होगा जो ICT और हिंदी से संबंधित होगा। अन्नामलई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ रेड्डी जी पहुंच रहे हैं। तो समय को देखते हुए अगर हमारे पास पहले व्याख्यान करवा लें, 1:30 बज रहे हैं, लंच के बाद हम पुनः मिलेंगे। ऐसा मत करना कि 2:30 बजे जाके हॉस्टल में सो जाए। एक सूचना मित्रों, आप लोगों के लिए एक छोटी सी सूचना है। कल बात हो रही थी आशुतोष जी से, तो आशुतोष जी की एक पुस्तक भी आने वाली है इसी विषय के ऊपर, नई किताब प्रकाशन से, जिसमें सोजे वतन के ऊपर ही वो पूरी पुस्तक केंद्रित है। उसके तमाम पहलू जो है उनसे आप रूबरू हो सकते हो उस पुस्तक के माध्यम से। और इसके अलावा
आशुतोष जी से जो मेरा पहला परिचय हुआ, वो जो हम मुंह आवाज ऑनलाइन ई जनरल निकालते हैं, उसमें हमने लेख मांगा था आशुतोष जी से। पहली बार हमें मांगना पड़ा, लेकिन दूसरी बार आशुतोष जी ने खुशी से अपना लेख हमें दिया। और वो दोनों लेख बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से एक लेख है नवजागरण के दौरान जो साहित्यिक पत्रिकाओं में जो विज्ञापन आ रहे थे, उन विज्ञापनों को समझने की दृष्टि से वह लेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा लेख भी नवजागरण से ही हम कह सकते हैं उसका संबंध है थोड़ा कुछ। वो लेख है प्रेमचंद और भगत सिंह के जो अंतर संबंध है। प्रेमचंद कैसे देख रहे थे भगत सिंह को, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी भगत सिंह को जब फांसी दी गई, उस समय अखबारों में क्या बहस चल रही थी। उस बहस को अगर आपको देखना है तो आपको दोनों लेख पढ़ने चाहिए, और दोनों लेख निःशुल्क उपलब्ध हैं, आप मुख्य आवाज पर देख सकते हैं। तो हम सब सर की आगामी पुस्तक की प्रतीक्षा में है कि वो कब पुस्तक आए और हम और कुछ इस विषय में जान सकें। तो इसी के साथ हम विराम लेते हैं। तो जैसा मैडम ने कहा, भोजन अवकाश के बाद आप पुनः आमंत्रित हैं। अभी 1:30 बजने वाले हैं, तो लगभग 2:30 बजे से। धन्यवाद।